चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आपको पीछे वाले वीडियो में 10वीं वर्ग का जीव विज्ञान की दूसरी अध्याय जैव प्रकर्म का दूसरा भाग पौधे और प्राणियों में श्वसन के बारे में बताया गया था, जिसमें उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उनके प्रकारों को परिभाषित किया गया था। और आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें मात्र देखने के लिए तो हजारों की संख्या से अधिक बच्चे देखे, लेकिन मात्र दहाई से भी नीचे, आप समझ ही गए होंगे, दहाई से नीचे के संख्या में उत्तर भेजे लिख के। उस क्वेश्चन को 1000 की संख्या में देखा गया है, 1000 बच्चे से अधिक बच्चे वीडियो देखे हैं, लेकिन मात्र 10 के नीचे बच्चे केवल जवाब भेजे हैं। यही है आपकी मेहनत और क्या आप पढ़ रहे हैं। चलिए, जैसी दुनिया चल रही है वैसी आप भी चलिए तो अच्छा है, अलग क्या चलना है। सोचिएगा फिर पछताइएगा आप। तो आइए आज हम लोग जो क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन का जवाब बताते हैं। फिर से उस क्वेश्चन को मैं दोहराता हूं। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर बताएं। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर बताएं। ऑक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में होती है और अनॉक्सी श्वसन की क्रिया वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ये पहला अंतर हुआ दोनों में। इसका दूसरा अंतर है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है और अनॉक्सी श्वसन की क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया मदद, सहायता, सहयोग नहीं करता है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तब 38 एटीपी जैविक ऊर्जा का निर्माण होता है, जो अधिकतम माना जाता है। अधिकतम 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, जबकि अनॉक्सी श्वसन की क्रिया में आपने कल समीकरण में देखे होंगे तो 2 एटीपी जैविक ऊर्जा बनता है। और एक चौथा अंतर भी आप लिख सकते हो कि जब जंतुओं में ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन जब जंतुओं में अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। आइए हम इस वीडियो में आपको अभी ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन के अंतर के बारे में बताया। अब उसे मैं बोर्ड पर लिखता हूं, आप इसे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन ऑक्सी श्वसन एवं अनॉक्सी श्वसन की क्रिया में अंतर बताएं। ऑक्सी श्वसन एवं अनॉक्सी श्वसन में निम्न अंतर है। ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, इसमें वायु की उपस्थिति होती है, इसमें वायु की उपस्थिति नहीं होती है। जैसे मैं पढ़ाया वैसे लिख दिया। यह माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से होती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से नहीं होती है। इसमें 38 एटीपी महत्तम जैविक ऊर्जा बनता है और इसमें 2 एटीपी महत्तम जैविक ऊर्जा बनता है। यह क्रिया यदि जंतु में होती है तो CO2 बनता है, लेकिन यह क्रिया यदि जंतु में होता है तो CO2 नहीं बनता है। तो ये आपके सामने
4 मुख्य अंतर लिखाया गया है। और एक बात ध्यान से सुने, आज के वीडियो में अंत में लगभग 5 से 10 मिनट के बीच आपको फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन से अति लघुत्तरीय प्रश्न और उसके उत्तर का ऑडियो दिया जाएगा। ध्यान से उसे पढ़ेंगे, याद करेंगे और कॉपी पर लिखेंगे। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, आगे का हम लोग का टॉपिक है आंतरिक श्वसन मतलब कोशिका श्वसन की अभिक्रियाएं। जिस प्रकार से आंतरिक श्वसन को 2 भागों में बांटा गया, उस प्रकार से आंतरिक श्वसन के रासायनिक अभिक्रिया को भी 2 भागों में बांटा गया। ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसके पहले आपने अवक्षय श्वसन और अनवक्षय श्वसन जो पढ़ा, वो था आप लोग को श्वसन यानी आंतरिक श्वसन के 2 प्रकार, आंतरिक श्वसन के 2 प्रकार। और यहाँ जो है आंतरिक श्वसन के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का 2 प्रकार। एक को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस प्रतिक्रिया और एक को बोला जाता है चक्रीय प्रतिक्रिया। ग्लाइकोलाइसिस प्रतिक्रिया कोशिका द्रव में होती है, जबकि चक्रीय प्रतिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिससे पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और चक्रीय प्रतिक्रिया में पायरुविक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और एक बात याद रहे, जिस प्रकार से अनॉक्सिक श्वसन की क्रिया में 2 ATP का निर्माण होता था, उस प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में भी 2 ATP जैविक ऊर्जा निर्माण होगा और 4 हाइड्रोजन अतिरिक्त बच जाता है ऊर्जा के रूप में। 4 अतिरिक्त हाइड्रोजन बच जाता है ऊर्जा के रूप में। और इस 4 हाइड्रोजन का फिर खर्च माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर होती है, जिससे अतिरिक्त 6 ATP जैविक ऊर्जा और बनती है। पहले तो जब ग्लाइकोलाइसिस प्रतिक्रिया होती है तब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, मैं समीकरण लिख रहा हूं, और उससे 2 ATP बनता है। इसके अलावे 4 अतिरिक्त हाइड्रोजन बनता है ऊर्जा के रूप में। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का अभाव होती है, कमी होती है, ऊर्जा केंद्र से माना जाता है, तब उस हाइड्रोजन अतिरिक्त हाइड्रोजन ऊर्जा के रूप में जब विखंडन होगा, टूटना होगा, तब उसको टूटने से 4 हाइड्रोजन से 6 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ये था आपको ग्लाइकोलाइसिस क्रिया। जबकि दूसरा है चक्रीय प्रतिक्रिया। इस क्रिया में जो पायरुविक अम्ल बना था, उस पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूरा से पूरा। अब भाई जब पूरा ऑक्सीकरण होगा तो नेसेसरी है पहले का अपेक्षा ऊर्जा, यानी यहां पर ऊर्जा के रूप में ATP बहुत अधिक मात्रा में निर्माण होता है। एक पायरुविक अम्ल रहेगा तो 15 ATP, वो तो समीकरण में आपको पता चलेगा। समीकरण के आगे देखिएगा, एक पायरुविक अम्ल है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, जितना रहेगा उसमें 15 से गुना कर देना है, क्योंकि प्रत्येक पायरुविक अम्ल से, प्रत्येक मतलब एक, प्रत्येक पायरुविक अम्ल से 15 ATP जैविक ऊर्जा का निर्माण होता है। यहां से भी दोनों में सुंदर अंतर है।
एक कोशिका द्रव्य में हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस, तो चक्रीय हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। एक में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसमें पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण हो रहा है। उसमें आंशिक ऑक्सीकरण होता है तो इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उसमें कम जैविक ऊर्जा 2 ATP बनता है और इसमें प्रत्येक पायरुविक अम्ल से 15 ATP जैविक ऊर्जा बनता है। तो ये अंतर भी हो जाएगा और सभी को एक साथ मिला देंगे तो इसका वर्णन या परिभाषा भी हो जाएगा। तो आइए आंतरिक श्वसन की अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। अभिक्रिया है, प्रकार नहीं। तो 2 क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन आंतरिक श्वसन की अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसके आंसर में लिखा गया है आंतरिक श्वसन की अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस प्रतिक्रिया कहो या अभिक्रिया कहो, एक ही बात है। और दूसरा क्रेब्स साइकिल, जिसको आप चक्रीय प्रतिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें आपको पहला ग्लाइकोलाइसिस प्रतिक्रिया का वर्णन किया जा रहा है कि कोशिका द्रव में होने वाली वह क्रिया जिसमें ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, जिसमें 2 ATP की प्राप्ति होती है तथा 4 ऊर्जा युक्त हाइड्रोजन के परमाणु, यानी 4 गो कई हाइड्रोजन, या आप बोल सकते हैं 4 ऊर्जा वाले हाइड्रोजन, बात एक ही है, परमाणु बचे रहते हैं। यह हाइड्रोजन जो है विद्यार्थी माइटोकॉन्ड्रिया में जा करके 2 ATP के अतिरिक्त 6 ATP, 2 अतिरिक्त इसको छोड़ करके अलग से 6 ATP का निर्माण कर सकता है। लेकिन जब ऑक्सीजन या वायु या साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में किसी की अनुपस्थिति होती है तो लैक्टिक अम्ल या एल्कोहल बनता है। पेड़ पौधों जीवाणुओं में अनौक्षिक शोषण होगा तो आपने कल पढ़ा अल्कोहल बनेगा, और जंतुओं में लैक्टिक अम्ल बनता है। इसके बनने में जो 4 हाइड्रोजन के अणु था वो धीरे धीरे खर्च होगा। अब इसको एक शब्द में आप डिटेल से सुन लीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस वह क्रिया है जो कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है और 2 ATP जैविक ऊर्जा बनती है। साथ ही साथ इसमें 4 हाइड्रोजन या ऊर्जा वाले हाइड्रोजन का निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन या माइटोकॉन्ड्रिया की अभाव कमी होती है, अनुपस्थिति होती है, तब वह हाइड्रोजन की मदद से 2 ATP के अतिरिक्त 6 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है और साथ ही साथ उस हाइड्रोजन को धीरे धीरे उसमें खर्च होती है। तो ये था विद्यार्थी आपको ग्लाइकोलाइसिस। आगे हम इसका समीकरण लिखेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस का समीकरण लिखा गया है। ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ये ग्लूकोज है C6H12O6। आंशिक ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का उपस्थिति नहीं रहना। यहाँ पर देखिए पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी वार्य है, जिससे पायरुविक अम्ल बनता है। और अतिरिक्त 4 हाइड्रोजन बोलिए या 4 ऊर्जा युक्त हाइड्रोजन बोलिए, बात एक ही है, और 2 ATP जैविक ऊर्जा। और यही माइटोकॉन्ड्रिया में यदि चला जाएगा हाइड्रोजन, तब इसके अलावे इसके अतिरिक्त 6 ATP और बनेगा। यहाँ इसमें देखिए चक्रीय प्रतिक्रिया
या माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली चक्रीय प्रतिक्रिया है। इस क्रिया में पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और प्रत्येक पायरुविक अम्ल से, एक पायरुविक अम्ल से 15, तो आता है पायरुविक अम्ल, ये भी पायरुविक अम्ल है, ये भी आपको पायरुविक अम्ल है। तो 2 पायरुविक अम्ल हो गया, तो 2 पायरुविक अम्ल से हो गया आपको 30 एटीपी, क्योंकि आपको कह रहा है कि प्रत्येक पायरुविक अम्ल से 15 एटीपी की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ 2 पायरुविक अम्ल है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 एटीपी बन जाएगा। तो अब दोनों में आसानी से हम लोग अंतर भी लिख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस है जो कोशिका द्रव में होती है और चक्रीय प्रतिक्रिया जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दूसरा अंतर, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और इसमें पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। तीसरा बात है, उसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और इसमें पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। चौथा, उसमें कम जैविक ऊर्जा 2 एटीपी बनता है और इसमें अधिक जैविक ऊर्जा, प्रत्येक एटीपी से 15 और उसमें 2, तो कहीं 2 और कहीं 15, तो अंतर तो है ये, तो इसमें अधिक जैविक ऊर्जा बनता है, इसलिए याद रखिएगा। ध्यान से सुना और आगे का क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने लिखा गया ग्लाइकोलाइसिस एवं चक्रीय प्रतिक्रिया में अंतर, जिसमें पहला अंतर है यह कोशिका द्रव में होती है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, इसमें पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा बनता है, इसमें प्रत्येक पायरुविक अम्ल से 15 एटीपी ऊर्जा बनता है। इसके फलस्वरूप पायरुविक अम्ल बनता है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल बनता है और इसमें पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो ये याद रहे दोनों में अंतर। अब हम आपको इसके बाद बोले थे कि फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन का 10 गो ऑडियो यहाँ से दे रहे हैं आपको याद करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा और याद कीजिएगा। देखिए विद्यार्थी, आप लोग को फिजिक्स का पहला चैप्टर का कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न को उत्तर के साथ भेजा जा रहा है। आप इसे ध्यान से सुने वीडियो को और याद भी करें। मैं बारी बारी से बोल भी देता हूँ, कुछ प्रश्नों का उत्तर को यदि समझाना होगा तो मैं इसको समझाऊंगा भी वीडियो के माध्यम से। आइए, उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बना सके। उत्तर में होगा उत्तल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन, पृष्ठदर्शी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है? उत्तर उत्तल दर्पण। तीसरा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें यदि उसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आपको थ्योरी में बताया गया था कि फोकस दूरी जो होता है त्रिज्या की आधी होती है, तो 32 के आधा 16, और बताया गया था उत्तल में प्लस होता है फोकस दूरी, इसलिए इसका फोकस दूरी प्लस में 16 सेंटीमीटर। चौथा नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु का प्रतिबिंब तिगुना बनता है। प्रतिबिंब 3 गुना है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा?
यानी भी का मान निकालना है। भी का मान आप यहां से u बराबर दिया हुआ है, इसको लिखिएगा -10 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण अवतल है। और आवर्धन बराबर सूत्र बताए हैं, m बराबर -v/u होता है। वहां पर u का मान -10 रखेंगे, m का मान 3 रखेंगे, क्योंकि आपको बताए थे थ्योरी में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आधा, यदि ऐसा रहे तो वह आवर्धन का मान होता है। तो इसका आंसर हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर या -30। माइनस इसलिए लगाए क्योंकि माइनस अवतल दर्पण को दर्शाता है। समझ रहे बात को? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण में सीधा बड़ा बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा? अवतल दर्पण में 6 स्थान बना था, जिसको आपको किरण आलेख बताए थे। उसमें आपको छठा जो था, उसमें वस्तु को फोकस के अंदर और ध्रुव के बीच जब रखे थे तब सीधा प्रतिबिंब बनता था। यानी इसका उत्तर जवाब हुआ है आपका फोकस और ध्रुव के बीच। कौन दर्पण में u v का मान सदैव बराबर समान होता है? तो समतल दर्पण में। चलिए, किरण पुंज कितने प्रकार के होता है? तो 3 प्रकार के। चलिए 8वां नंबर, आवर्धन का मात्रक लिखें। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको 15 क्वेश्चन दिया जा रहा है। 9 नंबर, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है? आप पीछे वाले वीडियो में पढ़े थे मेन थ्योरी में, 2 प्रकार के होता है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात 1:1 है, 1:1 तभी आएगा जब दोनों बराबर होगा। तो कहता है वस्तु कहाँ होगा? तो आपको बताया गया है पीछे के वीडियो में, वक्रता केंद्र पर। जवाब देखिए, दर्पण में R और F के बीच संबंध बताएं। आपको पीछे वाले वीडियो में सिद्ध किया गया है R बराबर 2F। सारी बात पीछे वाले वीडियो में बताया गया है। आप जरूर पीछे वाले वीडियो को देखिएगा, इन सारे प्रश्नों का जवाब आप खुद से ढूंढ सकते हैं। यदि V बराबर 3U तो वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा होगा या छोटा? जवाब हुआ बड़ा। देखिए, समतल दर्पण पर आने वाली लंबवत किरण परावर्तन किस दिशा से होगा? तो उसी दिशा से। जब दर्पण समतल है और सीधे ऊपर से आ रहा है तो परावर्तित भी सीधे से होगा, यानी उसी दिशा से। यदि u बराबर -20 और f बराबर 15 सेंटीमीटर तो v का मान बताएं। आपके सामने सूत्र दिया गया है, v बराबर u f, इस पर निकालिएगा तो लगभग 8.5 सेंटीमीटर होगा। ये आपका जवाब रहा। समतल दर्पण में कौन प्रतिबिंब बनता है? तो सदैव काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है विद्यार्थी। तो आज के वीडियो में इतनी क्वेश्चन, इतना थ्योरी, और फिर आगे के वीडियो में आप प्रतिदिन पूरा वीडियो सुनते जाइए। वीडियो के अंत में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, लिख करके भी, ऑडियो रूप में भी, सुने भी, देखे भी। तब तक के लिए जय हिंद।